नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। प्रकृति पर्व सरहुल की पूरे झारखंड में धूम दिख रही है। क्या आम और क्या खास, अभी लोग प्रकृति पर्व सरहुल में झूमते नजर आ रहे हैं। रांची के आदिवासी हॉस्टल में सरहुल पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। यहां सीएम का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया, जिसके बाद सीएम सरना अखाड़ा में पहुंचे और वहां पाहन ने सीएम को फूल और सखुआ का पौधा देकर सम्मानित किया। पूजा अर्चना के बाद सीएम ने मांदर पर हाथ आजमाए। वहीं मौके पर मौजूद जनमानस के साथ सामूहिक नृत्य समारोह में भी भाग लिया। सीएम ने आदिवासियों को प्रकृति का संरक्षक बताया, साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर रखने का भी संदेश दिया गया। तो सरहुल पर्व के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन आदिवासी हॉस्टल पहुंचे। यहां पर बच्चों ने उनका जोरदार स्वागत किया और आपको बताते चले कि मांदर की ठाप पर सीएम हेमंत सोरेन देखिए किस तरीके से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम ने आदिवासियों को प्रकृति का संरक्षक बताया है, साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर रखने का भी यहां पर सीएम की ओर से संदेश दिया गया। पतझड़ के बाद पेड़ पौधे की टहनियों पर हरी भरी पत्तियां जब निकलने लगती हैं, आम के मंजर के साथ सखुआ और महुआ के फूल से जब पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, तब मनाया जाता है सरहुल का त्योहार। रांची के आदिवासी हॉस्टल में भी सरहुल का त्योहार जोर शोर से मनाया जा रहा है। हॉस्टल की छात्राएं लाल पाड़ की साड़ी में ढोल और नगाड़े की थाप पर झारखंडी नृत्य कर रही हैं। 2 साल बाद सरहुल पर्व मना रहे युवाओं से बात की रांची से हमारी संवाददाता कोमल बहल ने। सरहुल में एक बात की प्रचलन है कि नाची से बाची, यानी जो नाचेगा वही बचेगा। कहा जाता है कि आदिवासी की संस्कृति जो है वो नृत्य होती है। झारखंड समेत पूरे राज्य में जहाँ पे सरहुल का त्योहार मनाया जाता है, वहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग जो है बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं और नृत्य करते हैं। ऐसे में 2 साल की पाबंदियों के बाद जो है रांची के आदिवासी हॉस्टल में भी सरहुल त्योहार को लेकर के लोगों के बीच जोश देखने को मिल रहा है। काफी उत्साहित है ये लोग। आइए हम इनसे बात करेंगे। आप हमें बताइए, कितना इंतजार रहता है आप लोगों को इस त्योहार का? कितना इंतजार रहता है? बहुत इंतजार किए, इसके बाद हम लोग का त्योहार आया है तो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और मनाएंगे। हॉस्टल की है आप? हॉस्टल का ही है। हॉस्टल में तो पूरी तैयारियां होने लगती होगी कुछ दिन पहले से ही कि त्योहार आ रहा है हमारा। पहले से हम लोग का हॉस्टल में तैयारी शुरू हो जाता है, 2 सप्ताह पहले से तैयारी। हाँ, बहुत ज्यादा। तो मतलब डिस्कस भी करते होंगे कि अरे ये तो मेरी साड़ी है, मेरे को ये वाली साड़ी पहननी है, ये उसके साथ ये बिंदी लगाना है, ये काजल करना है। हाँ, ये सब हम सब कुछ करते हैं। हाँ। क्या संदेश देते हैं आप लोग इस पर्व से? संदेश जीवनी पर्व नु बहुत होश उल्लास के साथ कमदम और बहुत इंतजार रही है उन साल थी बरना की और बहुत इंतजार रहता है इस त्योहार को और बहुत ही धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। ये अपनी भाषा में कह रहे थे। काफी प्रतिबंध लगा हुआ था त्योहारों में, अब 2 साल के बाद सारे प्रतिबंध हट गए हैं तो जोर शोर से मना रहे हैं। हाँ, जी हाँ, बहुत उत्साह है हमारे मन में कि हम 2 साल के बाद कोरोना के बाद हमारे सरहुल प्राकृतिक पर्व मना रहे हैं। अच्छा, और एक बात बताइए कि ये लाल पाड़ वाली साड़ी जो है महिलाएं पहनती है, क्या महत्व होता है इसका? हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। ये लाल पाड़ साड़ी जो है हमारी संस्कृति की पहचान है, इसलिए हम लोग ये लाल साड़ी और ये सारे श्रृंगार करते हैं। क्या क्या रहता है श्रृंगार में? इसमें हम लोग का हाथों का एक गजरा, बालों का गजरा होता है, हाथों में कंगन होते हैं, टैया होते हैं, सरई फूल होता है। ये हम लोग का मुख्य श्रृंगार होते हैं। ये क्या कह रही थी? बताइए, कैमरा देख के शर्माना नहीं, अब भी बताना है। ये जो हम लोग का सरहुल पर्व है वो प्रकृति पूजा है। प्रकृति पूजा, प्रकृति की पूजा करते हैं। तो महिलाएं तो लाल पाड़ वाली साड़ियां पहनती ही है, लेकिन जो पुरुष होते हैं वो भी धोती में रहते हैं और ये अलग से गमछा बना हुआ है। इस गमछे में भैया जो डिजाइन बना है इसको क्या कहते हैं? हम लोग का प्राकृतिक का पहचान है। ये प्रकृति का पहचान है। आप बताइए, इस त्योहार को लेकर के कितना इंतजार है और क्या कुछ संदेश देते हैं? इस त्योहार को लेके हम लोग का बहुत ज्यादा इंतजार रहता है और ये हम लोग इसके बहुत उत्साह से इसका वो करते हैं और इसको मनाने के लिए हम लोग का बहुत उत्तेजित रहते हैं। ये हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है
और क्या बस इतना ही बोलना चाहते हैं। अरे हमें ये हमारे ये सरहुल पर्व हमारे भाई बहनों को सबको मिलने आदिवासी एकजुटता करने का ये एक प्रतीक है। ये सब बस जी, थैंक यू। पेड़ पौधे की टहनियों पर जब हरी हरी पत्तियां आने लगती है, आम के मंजर और सखुआ के पौधे से जब पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, तब मनाया जाता है सरहुल का ये त्योहार। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। सरहुल पर्व को लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन खुद यहां पर झूमते हुए दिख रहे हैं आदिवासियों के साथ। आपको बताते चले कि सरहुल पर्व आदिवासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण पर्व होता है और इसको लेकर सीएम भी काफी उत्साहित हैं और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त झूमते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर इनकी जो ये नृत्य की कला होती है वो भी इस पर्व के दौरान काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है और प्रकृति को साफ सुथरा रखने के लिए इस पर्व को मनाया जाता है। और सीएम हेमंत सोरेन ने सभी आदिवासियों के इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी और इस वक्त आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर वो आदिवासियों के साथ नृत्य भी कर रहे थे। और बोकारो से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर चास बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर रिपेयर सेंटर में भीषण आग लग गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बोकारो से, जहां पर चास में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। ट्रांसफार्मर के रिपेयर सेंटर में भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी हुई है। आग की लपटें काफी तेज है और आग लगने से इस वक्त आसपास अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से ट्रांसफार्मर रिपेयर सेंटर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज है कि आग को बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है और हमारे सहयोगी मृत्युंजय फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर और कितना वक्त लग सकता है आग बुझाने में? से आग सोनाली लगा है उस हिसाब से तो अभी नहीं लग रहा कि आग तुरंत काबू हो पाएगा, क्योंकि दमकल की एक गाड़ी पहुंची है, जिस प्रकार से 2 गाड़ी पहुंच चुकी है। लेकिन जो ट्रांसफार्मर रिपेयर सेंटर है उसके बाहर आग लगा है। अब धीरे धीरे रिपेयर सेंटर के अंदर जा रहा है। वहाँ काफी ट्रांसफार्मर है, तेल है, सभी ट्रांसफार्मरों का रिपेयर होता है और अगल बगल घर भी है। ऐसे में यह खतरनाक तरीके से जिस प्रकार से आग की लपटें उठ रही है वो काफी खतरनाक है। लेकिन अगर जल्द से जल्द अगर दमकल की गाड़ियों को यहाँ नहीं बढ़ाया गया तो एक भीषण आगजनी की घटना यहाँ देखने को मिल सकती है। अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन अभी तक 2 ही गाड़ियां जो रिपेयर सेंटर में पहुंची हुई है। लेकिन जिस प्रकार से आग की लपटें आप तस्वीरों में देख रही होंगी वो काफी भयानक है। ऐसे में हम ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगी कि कितने देर में आग काबू पाया जा सकता है। मृत्युंजय, कितने का नुकसान बताया जा रहा है? चूंकि ये रिहायशी इलाका भी है तो आसपास कितने घर मौजूद है जिनको नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगल बगल जो है वो बिजली विभाग के ही जो कर्मी हैं उनका ही आवास है और जिस प्रकार से लपटें उठ रही हैं, बच्चे भी यहाँ रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से ये आग की लपटें हैं वो काफी खतरनाक हैं। ऐसे में अगर जल्द से जल्द जिला प्रशासन इस पर कोई ठोस पहल नहीं करती है, बोकारो स्टील के से अगर दमकल की गाड़ियां नहीं मंगाती हैं तो भीषण जो आगजनी की घटना हो सकती है और बिजली समस्या भी यहाँ चरमरा सकती है। लेकिन अभी तक जो ट्रांसफार्मर जहाँ रिपेयर होता है वहाँ आग की लपटें धीरे धीरे जा रही है। अगर इसको सबसे पहले इसको रोकना होगा क्योंकि अंदर जो है वो तेल का काफी भंडारण है। जी मृत्युंजय, आग लगने की वजह क्या कुछ है? क्या किसी की लापरवाही की वजह से आग लगी है?
देखिए अभी तो फिलहाल इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि अधिकारी भी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, सरहुल का दिन था, कोई अधिकारी नहीं है। लेकिन ये जरूर कही जा रही है कि जो शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, स्पार्किंग हुआ होगा, काफी वहाँ जंगल झाड़ी भी है, जो सूखी पत्ते हैं उसी से लगा होगा। तो हम कह सकते हैं कि बिजली विभाग को गर्मी के दिनों में इस तरह की ध्यान देना चाहिए और कम से कम हटवाना चाहिए, नहीं तो जिस प्रकार से ये स्थिति है काफी भयानक हो सकती है। इससे पहले भी एक बार इस सेंटर में आग लग चुकी है। जी चलिए मृत्युंजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो अब इन तस्वीरों को देखिए किस तरीके से आग की लपटें हैं जो तेज होती जा रही हैं। आसपास बिजली विभाग के कर्मचारियों का ही घर है, तो आप समझिए कि अगर ये आग समय रहते बुझाई नहीं जा सकी तो इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। तो ये बोकारो की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक बिजली के ट्रांसफार्मर के रिपेयर सेंटर में आग लग गई और आग इतनी भयानक है कि अभी इसके बुझने में काफ़ी वक्त लग सकता है, क्योंकि आग की लपटें इतनी तेज़ है और फायर ब्रिगेड की टीम हालांकि वहां पर मौजूद है और लगातार आग को बुझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और चारा घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद को नोटिस जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर चारा घोटाला मामले से जुड़ी हुई, जहां पर लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। दुमका और चाईबासा कोषागार मामले में नोटिस जारी किया गया है। आपको बताते चले कि ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है और लालू से इस पर जवाब भी मांगा गया है। राज्य सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए अब तैयार है और झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ राज्य सरकार ने अर्जी लगाई थी, जिस पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। साथ ही उनसे जवाब भी मांगा गया है। राज्य सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी और उसी के खिलाफ राज्य सरकार ने अर्जी लगाई थी। गिरिडीह के राजधनवार प्रखंड के परसन में करीब 3 किलोमीटर के इलाके में 60 पत्थर क्रशर मशीनें चल रही हैं। हैरत की बात यह है कि इनमें से करीब 40 क्रशर मशीन अवैध है। यहां पत्थरों का अवैध भंडारण भी किया जाता है। क्रशर से निकलने वाले डस्ट से करीब 10,000 की आबादी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। कुछ दिन पहले यहां डीएम और एसडीएम की अगुवाई में छापेमारी की गई थी, जिसमें दर्जनों क्रशर मशीन को सील किया गया था। वहीं 36 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई आई वॉश से अधिक नहीं दिख रही है और इलाके में पत्थर की क्रशिंग और अवैध भंडारण का काम लगातार जारी है। गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले राजधनवार प्रखंड के परसन में जहां पर सबसे अधिक पत्थर क्रशर मशीनें चल रही है। आपको बता दें कि कुल यहां 3 किलोमीटर के रेडियस में 60 से अधिक पत्थर क्रशर मशीन चल रहे हैं, जिनमें से 40 अवैध तरीके से चल रहे हैं। आपको मैं तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूं और बताना भी चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो हमारे सामने देख सकते हैं, ये जो गांव की महिलाएं हैं, ये जो इनके घर पत्थर क्रशर मशीन के बगल में है, जो बिल्कुल तबाह है, बर्बाद है। इन लोगों की ज़मीनें बंजर हो जा रही है। इन लोगों को जो गांव वाले हैं वो अन्य बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। वहीं आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं ये भी दिखाना चाह रहा हूं कि आप बगल में देख सकते हैं जो पत्थर क्रशर मशीन चल रहा है, ये तमाम अवैध है। और आज से लगभग 1 सप्ताह पहले ही एसडीएम साहब और डीएमओ साहब ने नाम मात्र की कार्रवाई आंखों में झूल झोंकने के लिए किया है। और आने के बाद यहाँ पर बताया गया कि लोगों पर मामले भी दर्ज किए गए जो पत्थर संचालक हैं, और बताया गया कि यहाँ जो पत्थर का भंडारण किया जा रहा है, इन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है भंडारण करने के लिए। इस प्रकार भंडारण एक्ट के तहत, इनके अलावा पॉल्यूशन एक्ट के तहत भी इन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। और दर्जनों ये जो मिल है यहाँ पे चल रहे हैं पत्थर क्रशर मशीन, इसको भी सील कर दिया गया था। हालांकि आप ये नज़ारा सामने साफ देख सकते हैं कि किस तरह से सील करने के बावजूद ये जो पत्थर का जो क्रशर हो रहा है, मशीनें चल रही है, वो लगातार अभी तक चलते आ रहा है, जिसके वजह से ग्रामीण यहाँ पे परेशान हैं। और इन लोगों को कहना है कि कई बार शिकायतें विभाग को की गई है, उनके बावजूद जो इस तरह के अवैध संचालन हो रहे हैं उस पर लगाम लगाने में विभाग असफल है। क्योंकि जब भी लगातार शिकायत की जाती है, ऊपर से प्रेशर आता है, तो अधिकारी सिर्फ आंखों में एक्शन के नाम पर झूल धोखने के लिए आते हैं और कार्रवाई करके चले जाते हैं। और अगले दिन से ही फिर ये
पत्थर क्रशर मशीन है वो चलने लगता है। यहाँ पे कई महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं हमारे सामने में दर्जनों महिलाएं हैं और ये सब यही इसी बगल के गांव के हम इन लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चा लोग नहीं पढ़ता है, पढ़ने में दिक्कत होता है, खेती बाड़ी नहीं होता है, जो गंदा होता है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा के उम्र के होता है, सांस रुक जाते हैं गंदा से, कलसर के थी से बोल रहे हैं सब गोटे कि कलसर बंद करिए, नहीं तो पानी दीजिए, पराठी दीजिए, कुछ नहीं सुनवाई कर रहा है। और खेती बाड़ी हम लोग को समय से नहीं होता है, सब खेती बाड़ी जो लगाते हैं तो सब पौधा पात सब मर जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों की समस्याएं कितनी विकराल हो चुकी है। तब तक मैं आपको पहले चीज़ दिखा दूं कि पत्थर का किस तरह से अवैध भंडारण किया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अधिकारी खुद कहते हैं कि पत्थर का जो अवैध भंडारण हुआ है और ये बिल्कुल अवैध है, इन लोगों के पास लाइसेंस भी नहीं है। विभाग को मैंने जो है सो आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है। आता है सब आड़ में, वही आड़ में आते हैं, सब पैसा तहसील के वसूल में आते हैं और सब पैसा तहसील के चल जाते हैं और यहाँ कोई सुनवाई नहीं होता है। हम लोग प्रदूषण से मैंने पूरा ग्रस्त है। 50 मीटर की दूरी पर एक हाई स्कूल भी बना हुआ है, वहाँ पे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए और लगभग 30 से 40 किलोमीटर की रेडियस में यहाँ पे लगभग सैकड़ों घर है और ग्रामीण परेशान है। और ये लोग लगातार सरकार से, प्रशासन से आवेदन दे करके गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जान माल की रक्षा की जाए, लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन सिर्फ एक्शन के नाम पर आते हैं और यहाँ पे कुछ दिन बंद करवाते हैं, फिर चालू हो जाता है और इस प्रकार जो इन लोगों की बेसिक समस्याएं हैं वह बनी रहती हैं और ये लोग परेशान हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और इधर डीएमओ ने क्रशर मशीन संचालकों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहने की बात कही है, साथ ही संचालन बंद नहीं होने पर उसे जब्त करने की भी चेतावनी दी है। इसमें कल हम लोगों के द्वारा कुल 36 व्यक्तियों पे नामजद प्राथमिकी धनबाद थाने में दर्ज करवाई गई है और इसके अलावा जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि थे उनके द्वारा भी वाटर एक्ट और पॉल्यूशन एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। माइनिंग नियम के आलोक में जो डीलर लाइसेंस लेने का प्रावधान है, इनके द्वारा बिना डीलर लाइसेंस लिए ही पत्थर भंडारण करके क्रशर का संचालन किया जा रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में सर एफआईआर के अलावा कोई भी अदर अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके? नहीं, अब एफआईआर से बेटर क्या हो सकता है। जो वहाँ पे पत्थर वगैरह थे उन्हें भी जब्त किया गया? जब्त किया गया है और कोर्ट के आदेशानुसार उनका विधिपूर्वक राजसात की कार्रवाई भी उस पर की जाएगी। और रामगढ़ की रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्ध पीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर को चैत्र नवरात्र को लेकर फूलों और फलों के साथ सजाया गया है। फूलों से सजावट के बाद मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। कोलकाता से आए 25 कारीगरों ने दिन रात की मेहनत के बाद मंदिर को भव्य रूप से सजाया है। कई तरह के फूलों से मंदिर की सजावट से मंदिर की भव्यता दोगुनी हो गई है। फूलों की सजावट देखने और पूजा दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु रजरप्पा पहुंच रहे हैं। बताया गया है कि मंदिर की सजावट में फूल के अलावा फलों का भी इस्तेमाल किया गया है। फलों में अंगूर, सेब, संतरा, नाशपाती और केला का इस्तेमाल किया गया है, जबकि फूलों में रजनीगंधा, गेंदा, गुलाब, कमल, मोगरा, चमेली का इस्तेमाल किया गया है। चैत्र नवरात्रि का तृतीया तिथि है। माता चंद्रघंटा का पूजा होंगे। आज हो भी रहे हैं, पूजा घंटा शुरू हो गया है। विशेष आरती श्रृंगार की व्यवस्था किया गया है। माता छिन्नमस्तिका मंदिर को आज विशेष रूप से सजाया गया है। पूरा नवरात्रि में इनका फूल और फल से सजाया गया है। श्रद्धालु होते हैं वो बाहर से स्पेशली फूल इसको मंगाते हैं। ये फूल स्पेशली आता है आपका खड़गपुर से, बंगाल से, कोलकाता से, क्योंकि इतने सारे वेराइटीज लोकल लोग नहीं दे पाएंगे ना, इसलिए ये फूल सब बाहर से ही आते हैं। जब स्पेशली मंदिर को सजाया जाने के बाद जब होती है तब अच्छा सुंदर लग रहा है। मंदिर सजा हुआ है, माता का दरबार भी सजा हुआ है एंड बहुत ही सराहनीय प्रयास है जिन्होंने भी मंदिर को सजाया, मंदिर की कमेटी की तरफ से जो सजाया गया है। एंड माँ छिन्नमस्तिका का अपना ही जो है रूप है एंड अपना ही दिव्य ज्योति है माँ छिन्नमस्तिका की, तो बहुत अच्छा लगा। और बढ़ती गर्मी के साथ ही रांची में देसी फ्रिज यानी कि मिट्टी के सुराही की मांग हर दिन बढ़ती जा रही है। यहां हर दिन 500 से अधिक घड़े और सुराही की बिक्री हो रही है। इस बार मार्केट में पारंपरिक घड़ों के साथ ही नए डिजाइन के भी घड़े बिक रहे हैं। बिक्री बढ़ने से जहां कारोबारी बेहद खुश दिख रहे हैं, वहीं मिट्टी के बर्तन में ठंडा पानी पीने वाले लोग भी स्वास्थ्य को लेकर सचेत दिख रहे हैं। घड़ा का पानी हमारे कल्चर में भी रहा है, सभ्यता में रहा है
अगर आप अप्रैल में देखिए, चैत का महीना है, तो घर में घड़ा ले जाने की एक परंपरा है। इसके ठंडे पानी से बच्चों के सर पर उस पानी को रखा जाता है, संस्कृति का हिस्सा है हमारा। साथ ही क्या है कि जितने भी हेल्थ की रिपोर्ट्स हैं, सब यही कहते हैं कि फ्रिज का ठंडा पानी स्वास्थ्य के लिए अहितकर है, वो कहीं फायदेदार नहीं है। घड़ा का पानी हमेशा फिट रहता है। और मट्टी, पानी कहाँ से निकल रहा है? मट्टी से। घड़ा भी कहाँ से निकल रहा है? मट्टी से। तो वो मट्टी का भी अपनापन होता है कि हम घड़ा में पीते हैं। साथ ही जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, वो देखते हैं कि घर में गर्मियों में घड़ा से पानी बड़े पीते हैं। यह कल्चर कहीं न कहीं अगले जनरेशन में जाता है। एवरीथिंग इज फॉर हेल्थ, और कोरोना काल ने हमें सिखाया है कि हेल्थ के लिए हमें आगे बढ़कर चलना है, इसलिए घड़ा बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा बिक्री बढ़ गया है। 2 साल 2 किलो में नहीं बिक्री हुआ, और इसी के कारण से भी बीमारी से बचा है आदमी लोग। तो सारा गर्मी ज्यादा जो हार्ड कर दिया, तो दौड़ा दौड़ी सब आ रहा है। घड़ा भी महंगा बिक रहा है। एक दिन में कितना बिक जाता है? कम से कम यहाँ पे 500 घड़ा से ज्यादा बिक जाता है। 500 बिक जाता है। तो देखिए, मिट्टी के बर्तन में ठंडे पानी के लिए इस वक्त लोगों की भीड़ आपको साफ तौर पर दिख रही है, और बढ़ती गर्मी के साथ ही घड़े की बिक्री जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।